समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि गुवाहाटी हाईकोर्ट की डबल बेंच का आर्डर आ चुका है और आर्डर में एक महत्वपूर्ण याचिका जो सिंगल बेंच में पेंडिंग है यानी 477/2024 उस याचिका के 2 फरवरी 2024 के आर्डर का जिक्र किया गया है। तो साथियों उस आर्डर के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथियों बात करें जो आर्डर है लगभग 39 पेज का आर्डर है। क्या कुछ निष्कर्ष एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए निकल आ रहा है उस आर्डर से, इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे सभी साथियों तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। साथियों पहले एक बार जो आदेश कल यानी 3 तारीख को आया है उस पर नज़र डालें तो साथियों यहाँ पर देखेंगे तो उस याचिका का जिक्र किया गया है जो आपकी सिंगल बेंच में पेंडिंग है यानी 477/2024। साथियों लिखा गया है या इंट्रा कोर्ट अपीलकर्ताओं द्वारा 477/2024 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 2/2/2024 के आदेश से व्यथित होकर की गई है, जिसके तहत प्रतिवादियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। इस न्यायालय ने 9/2/2024 को पहले ही प्रतिवादी राज्य को निर्देश जारी कर दिया है कि अपीलकर्ताओं को 26/12/2023 के विज्ञापन द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने की अनंतिम अनुमति दी जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि अपीलकर्ताओं का अंतिम परिणाम उनकी अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अंतरिम आदेश केवल अपीलकर्ताओं के संबंध में है और इससे कोई मिसाल कायम नहीं होती। यह विवाद नहीं है कि मुख्य विवाद एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित है। हालांकि इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार अपीलकर्ता पहले ही भर्ती प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं और इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार परिणाम रोके जा रहे हैं। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम अपीलकर्ताओं द्वारा दायर और विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित रेट याचिका के निपटान तक दिनांक 9/2/2024 के अंतरिम आदेश को पूर्ण बनाकर इस अपील का निपटान करना उचित समझते हैं। अगर साथियों इस आदेश की बात कर लें तो एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को जो है 26/12/2023 के विज्ञापन में प्रतिभाग कराने के लिए डबल बेंच ने 9/2/2024 को एक महत्वपूर्ण जो है आर्डर दिया था, जिस बिहाफ पर जो है साथियों एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को उस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिला जो 26/12/2023 को भर्ती विज्ञापन आया था। तो साथियों ये स्पष्ट हो रहा है। अब साथियों हम 477/2024 का जो केस है जिसमें 2 फरवरी का जो आर्डर यहाँ पर इंगित किया गया है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। साथियों ये आप सभी के सामने 2/2/2024 का आदेश है। ये लगभग 39 पेज का आर्डर है जिसमें अगर बात कर लें लगभग 17 पेज तक वो तमाम जो अभ्यर्थी हैं एनआईएस डीएलएड के जिन्होंने याचिका दाखिल की है उनका नाम स्पष्ट हो रहा है। अगर बात कर लें जस्टिस एन उन्नीकृष्णन नायर जी के द्वारा ये आर्डर पास किया गया है। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें याचिकाकर्ता यानी एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री यू हजारिका को सुना गया। श्री एच बुरागोहन विद्वान वकील ने सहायता की। दूसरा है नोटिस जारी करें 28/2/2024 को वापस किया जाएगा, यह भी स्पष्ट किया गया है। अगर बात कर लें कि जो आपके प्राथमिक शिक्षा विभाग की तरफ से या कहीं ना कहीं जो अपीयरेंस रही है प्रतिवादियों की तरफ से उसमें श्री डी सेकैया विद्वान महाधिवक्ता असम, श्री एसएमटी द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा विभाग के विद्वान स्थायी वकील चिश्ती प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं और केंद्र सरकार के विद्वान वकील श्री के गोगोई प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं। और यह भी लिखा गया है चूंकि प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 का विधिवत प्रतिनिधित्व किया गया इसलिए उक्त उत्तरदाताओं के संबंध में कोई औपचारिक कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ताओं को 3 दिनों के भीतर एडी के साथ पंजीकृत डाक द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 और 5 को नोटिस सेवा के लिए कदम उठाने होंगे। तो अब साथियों यहाँ पर जानेंगे कि जो रिस्पोंडेंट 4 और 5 हैं उनको कौन कौन से रिस्पोंडेंट हैं जिन्हें 4 और 5 पर जो है कहीं ना कहीं इस केस में पार्टी बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर साथियों देखेंगे कुल 5 रिस्पोंडेंट हैं। इसमें स्टेट ऑफ असम, दूसरा आपका एलिमेंट्री एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ असम, तीसरा यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये 3 या जो है आपके इनको जो है नोटिस तामील करा दी गई थी, ये उपस्थित थे इनके एडवोकेट पैनल या जो है सरकार की तरफ से अपीयरेंस थी। लेकिन यहाँ पर बात करें तो एनसीटीई और एनआईएस की तरफ से कोई भी अपीयरेंस नहीं थी। तो पंजीकृत डाक के द्वारा कहीं ना कहीं इनका जो है जवाब आना शेष है या इनको नोटिस इशू किया गया है, ये स्पष्ट हो रहा है।
अब साथियों आगे लिखा गया है, याचिकाकर्ताओं ने मामले में अंतरिम निर्देश देने की प्रार्थना की है और तदनुसार उस पर विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने वैकल्पिक प्रार्थना की कि या तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक असम द्वारा दिनांक 26/12/2023 को जारी किए गए विज्ञापनों में जारी रखा जाए, जिसमें राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन जो है आमंत्रित किए जाए, अनुमति देने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ताओं को उक्त विज्ञापन के अनुसरण में अपने संबंधित आवेदन जमा करने होंगे। तो साथियों ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं। अब साथियों बात करें तो याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका दायर करके योग्यता के निर्धारण के संबंध में एक शिकायत जो है उठाई है, जो विज्ञापन 26/12/2023 को जो है जारी हुआ है। इसमें अगर बात कर ले, लिखा गया कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIS से 18 महीने के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED की योग्यता को इसमें शामिल नहीं किया है। यानी जो 26/12/2023 का विज्ञापन है उसमें NIS DLED को शामिल नहीं किया गया है। इस बात को कोर्ट के सामने उठाया गया है। आगे लिखा गया है, प्रार्थना के अनुसार अंतरिम निर्देश पर विचार करने के लिए आवश्यक तथ्य नीचे दिए गए हैं। अब साथियों क्या तथ्य दिए गए हैं ये स्पष्ट हो रहा है कि याचिकाकर्ता जो राज्य के विभिन्न जिलों में निजी सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, 18 महीने की DLED की डिग्री ली थी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIS से ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी ODL मोड के माध्यम से उन्होंने जो है 18 महीने का जो प्रशिक्षण है प्राप्त किया था। उनके लिए अगर बात कर लें तो स्पष्ट हो रहा है कि 26/12/2023 का जो विज्ञापन आया उनको जो है उसमें मौका नहीं देने को लेकर के स्पष्ट किया गया, उसी को लेकर के याचिका कहीं ना कहीं दाखिल की गई है। इसका निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है। अब साथियों बात करें याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो एडवोकेट हैं आपके U हजारिका जी, उन्होंने क्या क्या बात रखी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि NIS से पाठ्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें पता चलता है कि उक्त पाठ्यक्रम NCT द्वारा मान्यता प्राप्त है और तदनुसार इसके पास ऐसी मान्यता प्राप्त योग्यता है कि याचिकाकर्ताओं को उक्त विज्ञापनों के माध्यम से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया के दायरे से बाहर करके उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आगे साथियों अगर बात करें, ये भी तर्क दिया गया है कि 26/12/2023 के जो याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राज्य के उत्तरदाता इसी तरह की भर्ती पहले दौर में 18 महीने के DLED को मान्यता दी थी, यानी इससे पहले जो भर्ती हुई थी उसमें जो है यहाँ पर जो है उनको स्पष्ट तौर पर मान्यता दी गई थी। आगे लिखा गया है कि NIS में से पाठ्यक्रम और युक्त योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को राज्य के उत्तरदाताओं द्वारा सेवा में भर्ती किया गया था, यानी ऑलरेडी उनको जो भर्ती विज्ञापन पहले आया था उसमें उनको सम्मिलित किया गया था। आगे साथियों जो आपकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के अन्य चीज़ें वो भी इंगित की गई हैं और जो आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुसार ऐसा किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं को दिनांकित विज्ञापनों के माध्यम से शुरू की गई भर्ती के बाहर नहीं रखा जा सकता, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मांग की गई। आगे साथियों जो आप सभी को हम इंगित करा दें, जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का हवाला देकर के जयवीर सिंह और अन्य मामले बनाम उत्तराखंड राज्य में जो आपका आदेश आया है उसकी बात यहाँ पर की गई। आगे लिखा गया है कि क्या क्या चीज़ें कोर्ट के सामने NIS DLED को लेकर के रखी गई थी। लिखा गया है कि जो है उक्त निर्णय को स्पष्ट रूप से गलत तरीके से पढ़े जाने के कारण इन जैसे व्यक्तियों को बाहर कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं के पास 18 माह का DLED है, NIS के दायरे में कोर्स उक्त चयन प्रक्रिया, जबकि निर्णय का सावधानी पूर्वक अवलोकन इससे पता चलता है कि NCT के अधिकारियों ने उक्त पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी थी। तो यानी से कहीं ना कहीं साथियों आगे बढ़ करके अगर हम देखेंगे इसमें और भी चीज़ें कहीं ना कहीं स्पष्ट की गई हैं। जो स्पष्ट तौर पर प्राथमिक शिक्षक पाठ्यक्रम में 2 साल के डिप्लोमा के समकक्ष माने जाने वाला पाठ्यक्रम केवल सेवा अनुभव के बिना उम्मीदवारों के मामले ही उत्पन्न होगा। तो कहीं ना कहीं NIS DLED की तरफ से सारे पक्ष रखे गए हैं, मैंने सारी बातें कोर्ट के सामने रखी गई, उनको यहाँ पर इंगित किया गया है। अब साथियों अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो चीज़ें हैं उनको भी इंगित कराया गया है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि असम राज्य में सरकार ने पहले ही 18 महीने के DLED को मान्यता दे दी है। प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल के डिप्लोमा के समकक्ष पाठ्यक्रम 18 महीने के DLED डिग्री रखने वाले व्यक्तियों को प्रक्रिया में भर्ती के पहले दौर में भाग लेने की अनुमति है। पाठ्यक्रम और इस तरह के चयन पर नियुक्त जयवीर सिंह में शामिल तथ्यों मुक्त निर्णय लागू नहीं होगा, क्योंकि असम राज्य में समकक्षता पहले से ही निर्धारित और लागू की गई थी। श्री हजारिका ने जयवीर सिंह के मामले में फैसले के पैराग्राफ 51 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि NCT द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। तो ये भी कहीं ना कहीं बात रखी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसके बारे में यहाँ पर कुछ भी जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोई अधिसूचना नहीं जारी की गई थी, इसकी भी बात का जिक्र यहाँ पर
किया गया है। आगे अगर साथियों देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया है कि जो प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती प्रक्रिया में पाठ्यक्रम जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो 18 महीने का है उसकी बात की गई, यानी पूरी तरीके से जो फैसला है उसके बारे में यहाँ पर कोर्ट को इंगित कराया गया है। साथियों आगे लिखा गया है कि 2/1/2024 को एक नोटिस के माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि 18 महीने का डीएलएड एनआईए से प्राप्त की गई योग्यता सहायक अध्यापकों के पद पर नई भर्ती के लिए पात्र होने के वैध योग्यता नहीं है। यानी 2 जनवरी को जो है कहीं ना कहीं एक नोटिस जारी की गई है जिसमें ये बात इंगित की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उस पर जो है कहीं ना कहीं उसी को बिहाफ बना करके ये निर्णय दिया गया है। आगे साथियों यानी निर्णय क्या, उसमें नोटिस जारी की गई है और नोटिस के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि नए डीएलएड अभ्यर्थियों को इस भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। ये पूरी तरीके से कोर्ट के सामने बातों को रखा गया है। आगे अगर साथियों बात कर ले तो यहाँ तक जो है एनआईएस डीएलएड की तरफ से पक्ष को रखा गया है, यानी पैरा नंबर 12 तक जो है अपनी बातों को रखते हुए कहीं ना कहीं ये पूरा प्रयास किया गया कि एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर प्रतिभाग कराया जाए। इसके लिए सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है कोर्ट के सामने सभी तथ्यों को रखा गया है, जिसमें साथियों अगर हम बात कर लें तो सभी वो महत्वपूर्ण तथ्य कोर्ट के सामने रखे गए हैं जिनके बारे में कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ सके। और ये भी जिक्र किया गया है कि इन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी जो है अर्हता भी इन्होंने प्राप्त की है, तो इस बिहार पर कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आए, इसके लिए प्रयास किया गया है। अब साथियों जो आपका पैरा नंबर 13 है यहाँ से स्पष्ट हो रहा है डी से कहिया जो विद्वान महाधिवक्ता आसम के हैं उनके द्वारा क्या बात रखी गई है कि प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित होकर के मामले में किसी भी अंतरिम निर्देश जारी करने पर कड़ी आपत्ति जताते और तर्क देते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही संबोधित और हल किया जा चुका है। जयवीर सिंह के मामले में कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उक्त निर्णय जो 28/11/2023 को दिया गया और राज्य सरकार ने उसके अनुपालन में दिनांक 26/12/2023 को विज्ञापन जारी किया था। जयवीर सिंह के मामले में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए तर्क दिया कि पटना उच्च न्यायालय के साथ साथ त्रिपुरा उच्च न्यायालय के फैसले और जिनमें जो है उक्त 18 महीने की जो है एनआईएस डीएलएड के 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर पाठ्यक्रम को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के अनुसार सही नहीं माना था। और जो है श्री सकैया का कहना है कि एनसीटी द्वारा निर्धारित योग्यताएं वही हैं जो शिक्षकों की भर्ती के मामले में प्रारंभिक शिक्षा विभाग असम द्वारा अपनाई जाती हैं और जारी की गई सूचना और आज की तारीख तक क्षेत्र को बनाए रखने के लिए 18 महीने का समय निर्धारित नहीं है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता में से एक पाठ्यक्रम होना। आगे साथियों 14 नंबर पॉइंट में क्या लिखा गया है कि जो आपका आरटी एक्ट 2009 है उसका जिक्र करते हुए क्या बात रखी गई है कि तहत अनिवार्य योग्यताएं पूरी कर सके और योग्यता के समकक्ष नहीं माना जा सकता। प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा जो प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों रूप में भर्ती के लिए एनसीटी के निर्धारित योग्यता है, ये बात यहाँ पर रखी गई है। आगे साथियों यहाँ पर बात पूर्ण होने के बाद लिखा गया है 15 नंबर पॉइंट का कोर्ट की तरफ से क्या व्यू है कि मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया और वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्रियों का भी अवलोकन किया है। अब पॉइंट नंबर 16 में स्पष्ट क्या किया गया है, यह ध्यान देना चाहिए कि राज्य में प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षकों के पद पर भर्ती जो है असम प्रारंभिक शिक्षा नियम 1977 के प्रावधानों द्वारा शामिल होती है, ये स्पष्ट किया गया है। और साथ ही लिखा गया उक्त भर्ती के अपेक्षित योग्यता निर्धारित करता है नियम 3B थर्ड वर्तमान में कार्यों में उत्पन्न वाले मुद्दों को प्रासंगिक होने के कारण नीचे दिया गया है। क्या क्या चीज़ें हैं जो स्पष्ट हो रही हैं, लिखा गया प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता एनसीटी मानदंड के अनुरूप समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार होगी। ये योग्यता सभी जो पर लागू होगी। प्रारंभिक विद्यालयों की श्रेणी समय समय पर एनसीटी द्वारा निर्धारित किसी भी योग्यता के संबंध में किसी छूट की आवश्यकता होने पर राज्य सरकार ऐसी छूट के लिए भारत सरकार के साथ मामला उठाएगी। ये कहीं ना कहीं जो भर्ती अधिनियम या नियम है उनके बारे में प्रावधानों को यहाँ पर जिक्र किया गया है। आगे साथियों लिखा गया है योग्यता के संबंध में प्रावधानों के अवलोकन से पता चलेगा कि उक्त 1977 नियमों के तहत प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता एनसीटी मानदंड के निर्धारित की गई है। एनसीटी के मानदंड प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा पाठ्यक्रम अनिवार्य करते हैं, ये बात यहाँ पर इंगित की गई है।
साथ ही 1977 नियमों में योग्यता के निर्धारण पर ध्यान देने के बाद अब याचिकाकर्ताओं के इस तर्क की जांच करना आवश्यक है कि 18 महीने का डीएलएड एनआईएस में कोर्स में एक निर्धारित योग्यता मानी जाती है। आगे साथियों अगर हम बात कर लें तो पूरी तरीके से उस बात को यहाँ पर इंगित किया गया है जो आपका आरटीए अधिनियम के क्रियान्वयन के साथ विशेष रूप से धारा 23 की उपधारा 1 के नियुक्त के पात्र होने के लिए एक शिक्षक को केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम योग्यता रखने की आवश्यकता। वर्ष 2017 में आरटीए अधिनियम के प्रभावी संशोधनों में कहा गया कि 31/3/2015 को किसी स्कूल में नियुक्त या पद कार्य शिक्षक जिसमें के पास धारा 23 की उपधारा 1 के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है, आरटीए अधिनियम के प्रावधान होने की तारीख से 4 वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम योग्यता हासिल करनी होगी। केंद्र सरकार ने शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने के अधिकार के रूप में एनसीटी को अधिकृत किया था। न्यूनतम योग्यता निर्धारित करते हुए 23/8/2010 को एक अधिसूचना जारी की जिसे 29/7/2011 की एक अधिसूचना द्वारा संशोधित किया। उक्त अधिसूचना आरटीए अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एनसीटी द्वारा जारी की गई। आगे साथियों लिखा गया ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि यदि सेवारत शिक्षक 31/3/2019 तक आरटीए अधिनियम की धारा 21 की उपधारा 1 के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त नहीं करते हैं तो उन्हें सेवा के बर्खास्तगी का सामना करना पड़ेगा। इसे कम करने के लिए ऐसी स्थिति केंद्र सरकार द्वारा ऐसे सभी शिक्षकों के लिए एक विंडो प्रदान करने का निर्णय लिया गया और तदनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किए गए। तो साथियों ये पूरी तरीके से वो प्रोसेस स्पष्ट किया गया है पॉइंट नंबर 19 में, जिस प्रकार से एनआईएस डीएलएड के कोर्स को कंडक्ट किया गया वो सारी चीजें यहाँ पर इंगित की गई हैं। आगे लिखा गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 1993 संक्षेप में एनसीटी अधिनियम की धारा 29 के तहत जारी निर्देशों पर विचार किया। एनसीटी प्राधिकारियों ने 22/9/2017 को एक आदेश के माध्यम से उक्त पाठ्यक्रम को मान्यता दी और कहा उक्त कार्यक्रम की अवधि 2 वर्ष के बजाय 18 माह होगी। यह भी स्पष्ट किया गया। आगे लिखा गया कि उक्त 18 महीने की डीएलएड की शुरुआत के मौजूदा कार्य एनआईएस के माध्यम से ध्यान में आने पर वह स्पष्ट की उक्त योजना सेवा में अप्रशिक्षित शिक्षकों की सुरक्षा और उन्हें आरटीए के अधिनियम 23 की उपधारा 1 के तहत अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। निर्धारित तिथि से पहले कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे उसका पूरी तरीके से जिक्र किया गया है जो 18 महीने के डीएलएड की बात की गई है। आगे ये भी लिखा है कि एनसीटी अधिकारियों ने 18 महीने के डीएलएड की समकक्षता की घोषणा करने वाली कोई अधिसूचना नहीं जारी की थी। प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम में 2 साल के डिप्लोमा वाले पाठ्यक्रम को 1 से 5 तथा 6 से 8 के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने के लिए समय समय पर जारी अधिसूचनाओं को शामिल नहीं किया गया। प्राथमिक शिक्षक के लिए प्रशिक्षण के समय एनसीटी योग्यता अभी प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा बनी हुई है। तो साथियों ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो है गजट नहीं पब्लिश किया गया और अभी भी 2 साल डिप्लोमा बनी हुई है, इसका जिक्र किया गया है। आगे साथियों पटना उच्च न्यायालय ने संजय कुमार यादव बनाम बिहार राज्य का जो केस के मामले में 18 महीने का डिप्लोमा रखने वाले व्यक्तियों द्वारा उनके समकक्ष प्रस्तुत एक चुनौती पर जिन्हें भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया गया था। प्रतिवादी अधिकारियों ने सभी उम्मीदवारों पर विचार करने का निर्देश दिया जिन्होंने 18 महीने का डीएलएड पूरा किया। तो साथियों देख रहे हैं यहाँ पर पटना उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जिक्र किया है। उसके बाद त्रिपुरा उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका जिक्र यहाँ पर किया गया। उसके बाद उत्तराखंड का जो है उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। फिर साथियों यहाँ पर बात कर ले नंदन सिंह के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उक्त फैसले को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में समक्ष अपील जयवीर सिंह के मामले में माननीय शीर्ष अदालत में लागू किया गया था। न्यायालय ने कार्रवाई में उत्पन्न वाले मुद्दों पर विचार करने के साथ साथ पटना उच्च न्यायालय के साथ साथ त्रिपुरा उच्च न्यायालय के निर्णयों पर भी गौर किया और 18 महीने की डीएलएड की शुरुआत की पृष्ठभूमि भी गौर किया। कोर्स यानी नंदन सिंह के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित 14/9/2022 के आदेश के अलग करने और रद्द करने के लिए अपने निर्णय आदेश दिनांक 28/11/2023 को माध्यम से आगे बढ़ा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जयवीर सिंह के मामले में पृष्ठभूमि को देखने के बाद डीएलएड पाठ्यक्रम और 2019 तक एनसीटी अधिकारियों के रूप को देखते हुए प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता प्रारंभ में 2 साल का डिप्लोमा बनी रहेगी। एनसीटी के समकक्ष अनुदान के एक विशिष्ट आदेश के अभाव में यह माना गया। तो देख सकते हैं साथियों स्पष्ट हो रहा है सभी महत्वपूर्ण जो फैसले के अंश हैं सुप्रीम कोर्ट के उसका यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है। तो साथियों सारी चीज़ें यहाँ पर अब क्रिस्टल क्लियर होती दिख रही हैं और सभी वो तथ्यों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो साथियों इनमें आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, वो सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का यहाँ पर कहीं ना कहीं जिक्र जो है किया गया है।
अगर साथियों इसमें आगे बात करें तो स्पष्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, एनसीटी मान्यता आदेश दिनांक 22 सितंबर 2017 को जारी किया गया था ताकि एमएचआरडी के 8 सितंबर 2017 के निर्देशों में प्रभावी किया जा सके, ताकि उन शिक्षकों को एक बार की खिड़की प्रदान की जा सके और पहले काम कर रहे थे जिन्हें शर्तों के साथ 2017 के संशोधन अधिनियम के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से पहले न्यूनतम योग्यता प्राप्त करना आवश्यक था। उक्त आदेश किसी भी स्थिति में उत्तराखंड राज्य को उसके 2012 सेवा नियमों विज्ञापन के उल्लंघन में कार्य करने का निर्देश नहीं माना जा सकता। ऐसे सीमाओं के आधार पर जारी किए जाते हैं। आगे अगर साथियों हम बात कर ले, जो ये पूरी की पूरी याचिका की सुनवाई हुई है उसके बाद क्या निष्कर्ष निकला है, तो साथियों ये जो अंश थे वो सुप्रीम कोर्ट आदेश के अंश थे जिनको यहाँ पर इंगित किया गया था। आगे लिखा गया है 23 नंबर कॉलम जो है या पैरा है कि जयवीर सिंह के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को वर्तमान कार्यों से उत्पन्न होने मुद्दे पर लागू करने से यह देखा जाता है कि असम राज्य में एनसीटी द्वारा निर्धारित योग्यता ही पात्रता है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के मानदंड जैसा कि उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही माना जा चुका है कि 18 महीने का जो डीएलएड निर्धारित नहीं किया है प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में भर्ती के लिए योग्यता के रूप में पाठ्यक्रम जो है ना 18 महीने के डीएलएड की समकक्षता, इसके साथ ही 2 साल का पाठ्यक्रम घोषित नहीं किया जा सकता और राज्य एनसीटी निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होने के कारण कोई योग्यता निर्धारित नहीं कर सकता। तो साथियों ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी कि सभी तथ्यों को यहाँ पर इंगित कराया गया है। तो साथियों किस बिहार पर यह फैसला आया था आप सभी को पता है। यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रतिभा कराने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती, ऐसा स्पष्ट किया गया है। देख सकते हैं लिखा गया है कि उक्त पाठ्यक्रम के धारकों को ऐसे भर्ती के लिए उनके मामले पर विचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 18 महीने का जो डीएलएड है पाठ्यक्रम पूरी तरह से एक अलग क्षेत्र में संचालित और इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में अप्रशिक्षित सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में जो है कहीं ना कहीं था। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। आगे ये भी स्पष्ट किया गया है इस न्यायालय द्वारा उपयुक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए जयवीर सिंह के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में यह न्यायालय मानता है याचिकाकर्ता किसी भी विकल्प के हकदार नहीं। इस न्यायालय में उनके मांगे गए अंतरिम निर्देश और तदनुसार याचिका द्वारा की गई अंतरिम प्रार्थना खारिज कर दी गई है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऊपर दर्ज की गई टिप्पणियां और निष्कर्ष सभी अस्थायी कुल अंतरिम राहत के लिए याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को जांच करने के उद्देश्य से दर्ज किए गए हैं। ऐसे निष्कर्ष उत्पन्न होने वाले मुद्दों के अंतिम निर्णय के समय बाध्यकारी नहीं होंगे। वर्तमान कार्यवाही आप देख रहे हैं कि इस मामले को 28/2/2024 को पुनः सूचीबद्ध करें। तो साथियों ये पूरा का पूरा जो है एक विस्तृत आदेश था जिसमें उन सभी महत्वपूर्ण जो है ऑर्डर का जिक्र किया गया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया गया है, भर्ती के नियमों का भी जिक्र किया गया है। तो साथियों इस बिहार पर कहीं ना कहीं यहाँ पर राहत नहीं मिली थी, लेकिन अभी ये केस पेंडिंग है। अब जब 28 तारीख को सुनवाई हुई तब क्या निष्कर्ष निकला है आइए उसको जानते हैं। अब साथियों आप सभी के सामने जो है ये आदेश है जो 28/2/2024 को सुनवाई हुई थी। देख सकते हैं हेड मिस्टर एच बुरागोहन लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, यानी याचिकाकर्ताओं की तरफ से उनको सुना गया। आगे लिखा गया ऑफिस नोट डेटेड 19/2/2024 इंडिकेट दैट द पिटिशनर हैज टेकन स्टेप अपॉन द रिस्पोंडेंट नंबर 5। तो देख सकते हैं पिटिशनर के द्वारा जो है स्टेप लिया गया है रिस्पोंडेंट नंबर 5 के लिए। आगे लिखा गया अवेट सर्विस रिपोर्ट, यानी कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है सर्विस रिपोर्ट का। और लिखा भी गया है लिस्ट दिस मैटर आफ्टर 4 वीक, यानी 4 सप्ताह के बाद इस मैटर को कहीं ना कहीं जो है सूचीबद्ध किया जाए। अब साथियों जो कहीं ना कहीं कोर्ट में अपीयरेंस रिस्पोंडेंट की तरफ से रही उनके बारे में बात की गई है, जैसे मिस्टर पी.के. बोहरा लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से, मिस्टर आई अलोम लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल फॉर एनसीटी की तरफ से देख सकते हैं, यानी 4 नंबर की तरफ से जो आपके एनसीटी की तरफ से रही है। अभी एनआईएस की तरफ से अपीयरेंस नहीं हुई यह बात की गई है, क्योंकि 2 तारीख में 4 और 5 की बात की गई थी। तो 4 यानी जो आपके एनसीटी की तरफ से आई अलोम जो है उनका जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं वो अपीयर हुए हैं। आगे मिसेज आर देवी लर्नेड डिप्टी SGI आर प्रेजेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट, द एंट्रीम ऑर्डर पास्ट एलियर वी कंटिन्यू। जो भी अंतरिम आदेश है वो लागू रहेगा। आगे साथियों अब सुनवाई जो सूचीबद्ध होगी वो मामले के लिए निर्णायक होगी, क्योंकि आप सभी को पता है ये आदेश ये फैसला अब मेरिट के बिहार पर योग्यता के बिहार पर होना है। तो इस प्रकार से आप साथियों कहीं ना कहीं जो सिंगल बेंच का आदेश है आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ऑलरेडी पहले ही यहाँ पर मामला डिसाइड हो चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहें तो आगे जो आने वाली सुनवाई है उसमें सीधे तौर पर यह स्पष्ट हो रहा है कि योग्यता के आधार पर अभी भी जो है
मामले का निस्तारण होना है। हालांकि साथियों विकल्प है, अगर मामला जो ट्रांसफर पिटीशन के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में है, अगर वहां पर केस को ले जाया जाता है तो वहां पर तथ्यों को भी रखा जा सकता है और स्थितियां स्पष्ट हो सकती हैं। इसके अलावा साथियों ऑप्शन रिव्यू पिटीशन का भी है। तो आगे क्या कुछ निष्कर्ष होगा, ये महत्वपूर्ण होगा, कब सुनवाई होगी, क्या निष्कर्ष रहेगा, सारी जानकारी हम आप तक शेयर करते रहेंगे। निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पूरे आदेश में हमने वो सारे तथ्यों को आपको अवगत कराया है जो ऑर्डर में इंगित किए गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।